हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं पुनः रमेश कुमार। आज मैं क्लास 6 यानी विषय हमारा जो है इतिहास यानी सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर जो है उसमें जो शेष भाग बचा हुआ था उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग इसको वीडियो के माध्यम से घर पर पढ़ेंगे। आइए देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत यानी प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत देख लीजिए। इतिहासकार उपलब्ध सूत्रों और प्रमाणों के आधार पर परिणाम निकालते हैं। यानी कौन? इतिहासकार सूत्रों और प्रमाणों के आधार पर परिणाम निकालते हैं जो इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत फैले हुए और अनेक प्रकार के हैं। हम उन्हें मोटे तौर पर तीन प्रमुख समूहों में विभाजित कर सकते हैं। यानी किनको? इतिहास के स्रोत को। यानी इतिहास के स्रोत को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। आइए देखिए, उसमें हमारा पहला है लिखित सामग्रियाँ। यानी जो 3 भागों में बांटा गया है उसमें पहला हमारा क्या है? लिखित सामग्रियाँ। लिखित सामग्री के रूप में हम धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष साहित्य को ले सकते हैं। यानी लिखित सामग्री को हम किस में लिख सकते हैं? धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष साहित्य को ले सकते हैं। धार्मिक साहित्य में वेद, पुराण, उपनिषद, बौद्ध साहित्य एवं महाकाव्य इत्यादि सम्मिलित हैं। यानी किसमें? धार्मिक में कौन कौन है? वेद, पुराण, उपनिषद, बौद्ध साहित्य एवं महाकाव्य सम्मिलित है। किसमें? लिखित सामग्री में। वैदिक और उत्तर वैदिक काल का सबसे मुख्य स्रोत वेदकालीन साहित्य है। वे आर्यों के सामाजिक एवं आर्थिक और धार्मिक जीवन का विविध चित्रण प्रस्तुत करते हैं। यानी किसमें? लिखित सामग्री में। रामायण और महाभारत ये 2 महाकाव्य यह बताते हैं कि कैसे लोग सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों से होकर गुजरे थे। यानी जो ये 2 महाकाव्य कौन? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत बताते हैं कि ये लोग कैसे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों से गुजरे थे। पुराण या प्राचीन कथाएं बाद में लिखी गई थी। पुराण या प्राचीन जो कथाएं थी कब लिखी गई थी? बाद में लिखी गई थी। इनमें विभिन्न राजवंशों से संबंधित प्रामाणिक सूचनाएं विद्यमान हैं। इन सूचनाओं में देवी देवताओं और काल्पनिक चरित्रों की घुली मिली सामग्रियां हैं। शोधकर्ता वर्षों के अध्ययन के पश्चात काल्पनिक कथाओं के जाल में से इतिहास संबंधित सूचनाएं निकालने में सफल हो पाए। बौद्ध लेख पाली भाषा में लिखे हुए थे। यानी बौद्ध किस में लिखे थे? पाली भाषा में लिखे गए थे। ये लेख हमें बुद्ध के बारे में, वर्ण मगध राज्य पर शासन करने वाले सम्राटों के बारे में बताते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में इतिहास, जीवन या विदेशी यात्रियों के लेखों से संबंधित पुस्तकें, विधि पर पुस्तकें, नाटकों पर कार्यकाव्य, गद्य इतिहास सम्मिलित है। दर्शन शास्त्र, कथा, लेखों, नाट्य और काव्य पर प्रचुर मात्रा में प्राचीन साहित्य उपलब्ध है, जबकि क्रमिक इतिहास पर काफी कम लिखित सामग्री है। जीवनियों में बाणभट्ट की हर्षचरित या राजा हर्ष का जीवनी चरित्र है। जीवनियों में कौन है? बाणभट्ट की हर्षचरित या राजा हर्ष का जीवन चरित्र और बिल्लड़ का
विक्रमादेवचरित, चालुक्य नरेश विक्रमादित्य खष्ट का जीवन परिचय दो महत्वपूर्ण जीवनियाँ हैं। यानी विक्रमादित्य खष्ट का जीवन परिचय जो हैं वो दो महत्वपूर्ण जीवनियाँ हैं। ये जीवनियाँ नरेशों और उनकी उपलब्धियों का एक समालोचक अध्ययन है। यानी ये जो दो जीवनियाँ हैं उनकी उपलब्धियों का एक समालोचक अध्ययन है। हिंदू विधि पर आधारित पहली पुस्तक, यानी हिंदू विधि पर आधारित कौन है? पहली पुस्तक मनु द्वारा रचित मनुस्मृति है। यानी कौन सी पुस्तक है? मनुस्मृति। प्राचीन भारतीय इतिहास में संबंधित विदेशी यात्रियों के लेख सूचनाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मेगस्थनीज जो कि यूनान का राजदूत था, यानी मेगस्थनीज कहाँ का रहने वाला था? यूनान का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। कौन? मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। उसके द्वारा रचित इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में समुचित विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त होती है। यानी उनकी पुस्तक रचित पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। ये दो चीनी यात्री, यानी ये दो कौन? चीनी यात्री गुप्त सम्राटों के समय में फायान और हर्षवर्धन के समय के ह्वेनसांग के लेख गुप्त और उत्तरकालीन जीवन और लोगों के समाज के विषय में विस्तृत सूचनाएं देते हैं। अब दूसरा हमारा है सामने में सिक्के और शिलालेख, यानी पहला आप लोग पढ़ें एक ही सामने। अब दूसरा हमारा है क्या? सिक्के और शिलालेख। सिक्के सूचनाओं के उपयोग स्रोत हैं। पुरातत्वविदों ने प्राचीन काल के विभिन्न समयों से संबंधित अनेकानेक सिक्के खोज निकाले। ये विभिन्न प्रकार की धातुओं जैसे सीसा, तांबा, चांदी और सोने के बने हुए हैं। यानी जो धातु के बने तो कौन कौन है? सीसा, तांबा, चांदी और सोने के बने हुए थे। इनके अध्ययन से शोधकर्ता सम्राटों, उनके राज्यकाल और उनके साम्राज्य के विस्तार से संबंधित सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं। धातुओं की शुद्धता यानी सोना, चांदी, कांसा आदि। यानी धातु की शुद्धता कौन कौन है? सोना, चांदी, कांसा आदि, जिनसे सिक्के बनाए गए थे, को देखकर उस राज्य की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। कुछ भारतीय सम्राटों के सिक्के विदेशी भूमि पर और कुछ विदेशी सिक्के भारत में मिले हैं। पहाड़ियों पत्थरों की दीवारों, खंभों, तांबे के पात्रों, मंदिरों की दीवारों और मिट्टी के टिकियों पर खोदकर लिखे गए लेख शिलालेख के अंतर्गत आते हैं। यानी मंदिरों की दीवारों और मिट्टी की टिकियों पर खोदकर लिखे गए लेख क्या कहलाएं? शिलालेख के अंतर्गत आते हैं। ये शिलालेख सम्राटों या किसी विशिष्ट व्यक्ति के आदेश पर खुदवाए जाते थे। यानी ये जो शिलालेख थे वह किसी व्यक्ति के कहने पर, यानी किसी विशिष्ट व्यक्ति के आदेश के अनुसार ही वो खुदवाए जाते थे। शिलालेख विभिन्न कालों में बोली जाने वाली भाषाओं और साहित्यिक कुशलताओं से संबंधित है। स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं, यानी जो चित्र भी दिखाया गया है। उदाहरण स्वरूप इलाहाबाद स्तंभ लेख महान गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। यानी उदाहरण में बताया जा रहा है कि जो इलाहाबाद का जो स्तंभ है वह महान लेख किसके द्वारा किया गया है?
सम्राट समुद्रगुप्त की यानी सैन्य उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। अब तीसरा हमारा है अन्य पुरातात्विक साक्ष्य, यानी तीसरी जो लिखित सामग्रियों कौन है, अन्य पुरातात्विक साक्ष्य। पुराने भवन या स्मारक, यानी पुराने भवन या स्मारक जैसे हड्डियां, पत्थर, मन के औजार और अस्त्र जो कि देश के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं, यानी देश के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं क्या, हड्डियां, पत्थर, मन के औजार और अस्त्र जो देश के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। सूचनाओं के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं स्मारक जैसे स्फूत मंदिर, स्तंभ, किले और मकबरे इत्यादि महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य हैं। यानी कौन, स्फूत मंदिर, स्तंभ, किले और मकबरे जो हैं वह महत्वपूर्ण यानी साक्ष्य हैं। इनमें से कुछ स्मारकों में क्या है, चित्रकला, मूर्तिकला और जहाँ तक कि शिलालेख है जो कि इतिहास की दृष्टि से अप्रतिम रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन स्मारकों का अध्ययन इतिहासकारों को उस काल के जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करने में सहयोग देता है। सांची का स्फूत, अशोक का स्तंभ, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण स्मारकों में से हैं। यानी कौन, नालंदा और विक्रमशिला यानी विश्वविद्यालय के जो अवशेष हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण स्मारकों में से ये सब एक हैं, जिन्हें उपलब्ध सूत्रों और साक्ष्यों के आधार पर परिणाम निकालना होता है। इसे इतिहास में स्रोत माध्यम कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इतिहास में स्रोत का माध्यम कहते हैं, यानी इन्हीं के माध्यम से निकाला जाता है क्या, अन्य पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उन्हीं के बारे में अध्ययन किया जाता है। इतिहासकारों ने इस प्रकार कार्य किया जिससे आप अपनी उत्पत्ति को समझ सके और एक बेहतर नागरिक बन सके। यानी अपनी उत्पत्ति को समझ सकते हैं और एक बेहतर नागरिक से बन सकते हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, जो इतिहास हमारा सामाजिक विज्ञान है उसमें पहला अध्याय जो था आज मैं उसको समाप्त कर दिया हूँ। अब इसी को मैं अगले दिन पुनः LHW के तौर पर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।